जो चीज़ एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के ज़ख़ीरे बैठे हों तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हों, सोना आपकी ज़मीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती। क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कॉन्गो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजीरिया एक बड़ा दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज ऊपर लेके जाती हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है, और वो जब बिलीव करती है, वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ बढ़ता जाता है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा जखीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया। उसके अंदर क्या थी, कौन सी क्वालिटीज थी कि वो दुनिया को फतह कर ले। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख देखें इस्लाम की, तो ये कभी भी दुनिया की तारीख में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया। एक तारीख का हिस्सा है कि कैसे वो लोग जो कि हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 एडी में, और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल। खतरा था कि वो कम्युनिटी खत्म ही हो जाती। एक जंग जीते बदर की, 313 लोग थे 624 में, 624। उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में, और फिर 636 में मदीना के पहुंचने के 14 साल बाद वो जो एक सुपर पावर है रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, वो उनसे हारती है यरमुक में, और अगले साल उनसे हारती है जो दूसरा एम्पायर होता है पर्शियन एम्पायर, वो हारता है कटसिया में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, इस दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद वो दुनिया स्पेन से लेके 50 साल के बाद स्पेन से लेके तकरीबन हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। तो वो क्या चीज़ थी, ये मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूँ बार बार इस फिनोमेना को स्टडी करें, क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो। वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि उनसे कामयाब आदमी दुनिया की तारीख में नहीं आया, और वो जो मॉडल था मदीना का, उसके ऊपर एक दुनिया की एक ऐसा सिविलाइजेशन कायम हुआ अगले 600 साल तक, जो हर चीज में लीड करता था। लीडिंग सिविलाइजेशन था साइंसेस में, सारे टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे। तो वो जो मॉडल बेस किया था वो मदीना का था। और इसलिए ये हमें तो शुरू में समझ भी नहीं आती थी कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, लेकिन सुन्नत पे इसलिए चलो कि वो अगर इंसान उस पे चलता है तो वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन जाता है। और वो जो स्टेट थी मदीना की, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे उस स्टेट के, अगर आप उन पे चलो तो आपकी कौम ऊपर आ जाती है। जब भी मुसलमानों की अगर आप तारीख पढ़ें तो रिवाइवल आई है, तो हमेशा कोशिश की गई है उन उसूलों को अडॉप्ट करो जो असूल थे मदीना की रियासत। तो जो सबसे बड़ा असूल था वहां एक सेल्फ बिलीफ आ गया था। वो अपने आप को अंदर बिलीव करने लग गए थे। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ेन की लिमिटेशंस हैं, जो गुलामी है, उससे आज़ाद कर दिया था। ये जिसको इलामा इकबाल कहते हैं, जो शाहीन था, मर्द मोमन की बात करते हैं, वो एक आज़ाद इंसान होता है। वो ही सिर्फ दुनिया में ऊपर जा सकता है सबसे। उसके लिए एक ज़हन चाहिए होता है,
जो बिलीव करता है कि कोई भी चीज हो तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये जो क्वालिटी होती है, इससे इंसान अपने अंदर पोटेंशियल डेवलप करता है। अल्लाह ने जब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया था, तो उसने जब फरिश्तों को कहा था कि इसके सामने झुको, तो जब शैतान नहीं झुका तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसको क्या पावर दी है, इसके नॉलेज क्या दी है। तो वो जो नॉलेज है वो डिस्कवर कैसे करता है इंसान, वो कभी भी एक गुलाम जहन नहीं डिस्कवर कर सकता, जो सिर्फ डिपेंड करता है कि जी अच्छा बाहर से इंपोर्ट आ जाएगी या बाहर से नॉलेज आ जाएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। वो जहन आगे नहीं बढ़ सकता। जहन आगे वो बढ़ता है जो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हमारी जो मुल्क की जो अगर मैं ये समझूं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह ये बढ़ा था एक वक्त पे 60s में, पाकिस्तानी जो दुनिया में व्यू किए जाते थे, जो पाकिस्तानी के अंदर भी सेल्फ बिलीफ आता जा रहा था, वो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपना रास्ता खो बैठे। वो जो सेल्फ बिलीफ था वो प्रोपेल कर रहा था इस मुल्क को, जिसके ऊपर प्रेडिक्शंस करते थे कि पाकिस्तान कैलिफोर्निया बनेगा एशिया का, सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती कि हमारे अंदर ये जो सेल्फ बिलीफ आना था वो नहीं आया। जो सबसे एक चीज प्लीज याद रखना कि जो हम आर्ग्यूमेंट सुनते हैं जी, कॉलोनियलिज्म आई और उन्होंने लोगों को एजुकेट कर दिया, हिंदुस्तान में अगर ना आती तो हम पता नहीं पीछे चले जाते या अंग्रेज की गुलामी ना होती। कॉलोनियलिज्म का जो सबसे बड़ा एक कौम के ऊपर नुकसान करती है वो गुलामी, वो इंसान को जो जब आप आज़ाद भी हो जाते हैं लेकिन ज़हनी गुलामी रह जाती है। मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड में टेस्ट खेलने गया, मैं 18 साल का था, तो मुझे याद है हमारे सीनियर प्लेयर हमें कहते हैं कि देखें, अंग्रेज से जीतना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर हम इज्जत से हार गए तो हमारी यही जीत हो गई। हमारे अपने सीनियर प्लेयर ही कह रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ, हम जो मैच जीतने लगते थे, हम वो कहते थे, वो एक्सप्रेशन आता था कि वी स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि हम अपने अंदर ही नहीं मानते थे कि हम जीत सकते हैं। जब आप शुरू में कहें कि जी इनसे आप जीत ही नहीं सकते तो आप जीतेंगे कैसे? सो वो जो ये जो अभी भी कॉम्प्लेक्स हमें पड़ा हुआ था कि वो हमारे से वो बड़े सुपीरियर हैं और उनकी टेक्निक ऐसी है, और वो जब तक वो कॉम्प्लेक्स रहा हम नहीं जीत सके थे। जब इवेंचुअली जीतना शुरू किया तो उस अपने उस ज़हन को आज़ाद किया। तो यही जब मैंने शौकत खानम का फैसला किया बनाने के लिए, तो मैं जिससे कहूँ कि जी पाकिस्तान में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें थी, डॉक्टर्स चाहिए, उसकी इक्विपमेंट है, बड़ी कैपिटल इंटेंसिव है, उसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगी, क्योंकि डायग्नोस्टिक और फिर जो ट्रीटमेंट की इक्विपमेंट है वो बड़ी महंगी है, उनकी मशीनें बड़ी सेंसिटिव हैं, और फिर हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, और सारी चीज़ें मैं सुनता था। क्योंकि जी पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, वो नहीं बना सकी तो आप कैसे बनाएंगे? और जब ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन गया, फिर हमने फैसला किया हम रिसर्च करेंगे। कैंसर सिंपोजियम किया हमने, इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। शुरू में हमारे बड़े थोड़े से लोग आए, जो अब हमारे कैंसर सिंपोजियम होता है इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। कितने हैं फैसल? हजारों में दुनिया से लोग आते हैं, और हम पेपर्स पब्लिश करते हैं हर साल, जो कि इंटरनेशनली दुनिया में जाते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसने 2-3 चीजें हमारे मुल्क में सामने लेके आई। एक कि अगर दुनिया में डिमांड हो वेंटिलेटर्स की, तो हर चीज आप जरूरी नहीं इंपोर्ट कर सकते, और अब सोचना शुरू किया, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा, कि कितना मुश्किल था वेंटिलेटर बनाना। मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। और फिर बाकी जितने भी सैनिटाइजर्स, ये सारी
डिसइंफेक्टेंट्स, ये यानी एक 22 करोड़ के लोग अवाम, कैसे हो सकता है कि हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं? बिकॉज हमारा जो माइंडसेट था अब तक, वो माइंडसेट से हम नहीं निकल पा रहे। एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है कि जो होगा जी वो हमारे से आगे हैं, तो उनसे ही हम, वो जो हमें नॉलेज देते रहेंगे वो हम लेंगे। हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं आया, और हम जो दूसरी सेकंड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि तालीम पे नहीं पैसा खर्च किया, रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, क्योंकि हम ये सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हम भी इन्वेंट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। हमारे वही पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं और वो हर चीज़ में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वजह है? अगर वो सिस्टम मिलता है जिस सिस्टम के अंदर हमारे लोग जाके एक्सेल कर सकते हैं, तो वो यहाँ सिस्टम हम क्यों नहीं बना सकते? और वो इसलिए नहीं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारी रूलिंग एलीट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी सिंड्रोम। एक कोरोना में ये हमें पता चला कि जनाब अगर सारी दुनिया में डिमांड हो इन चीज़ों की, वेंटिलेटर्स वगैरह की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तब, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें मजबूरी हुई तो हमने फैसले किए ना कि हम यहां बनाएंगे। दूसरी चीज, क्या चीज सामने आई कि आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके, खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। तो इससे दूसरी चीज हुई कि हमें अपने अस्पताल ठीक करने हैं, हमने अपने अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इसके ऊपर जोर लगाना है कि आगे कोई इस तरह की चीज आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम। और ये जो सेकंड चीज है, जब तक कि हमारे मुल्क के, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हम यहां नहीं इलाज करवाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं ठीक होंगे।